स्टूडेंट देखिए, ये फॉर्मेट है आपका सिंपल कॉस्ट शीट का। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, यानी यूनिट कॉस्टिंग की मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव। और कॉस्ट शीट की मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस किए थे। दिस का फॉर्मेट स्पेसिमेन ऑफ ए सिंपल कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडिंग। जिस मंथ की होगी वो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी, जो भी मंथ होगा। सबसे पहले आउटपुट, कितना आउटपुट है वो होगा, वो यूनिट्स में आएगा। आउटपुट यूनिट्स, इसके बाद इसका जो पूरा होगा ये पर्टिकुलर्स में आएगा। टोटल अमाउंट और कॉस्ट पर यूनिट। टोटल अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट, ये। इसके बाद देखिए, फर्स्टली जितना रॉ मटेरियल दे रखा होगा क्वेश्चन में, यानी ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल को टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे पहले। फिर इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल परचेज किया होगा ड्यूरिंग द पीरियड, उसको ऐड करेंगे। फिर कैरीज इन वर्ड रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल, ने कैरीज इन वर्ड दे रखे होंगे, उसको ऐड करेंगे। स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और कैरीज इन वर्ड, इन तीनों को ऐड करने के बाद इसका टोटल आएगा। और इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो बचता है वो मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। और यदि मटेरियल कंज्यूम्ड में हम डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर चार्जेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे मटेरियल कंज्यूम में, तो प्राइम कॉस्ट आता है। अब प्राइम कॉस्ट क्या है स्टूडेंट? देखिए, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, यानी मूल लागत। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, सबको ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आती है उसी को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। जैसे द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. It includes direct material, direct labor and other direct expenses, etc. Other direct expenses mainly include excise duty, royalty, architect and supervisor fee for a specific work, direct chargeable expenses, map and design charges for a specific work, etc. The purpose of determining prime cost is to know the share of direct expenses in the total cost of production. स्टूडेंट, प्राइम कॉस्ट में यदि हम वर्क्स और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ओवरहेड जैसे कि डायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर्स टू मशीन बिल्डिंग, फ्यूल, इलेक्ट्रिक पावर और आपके वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग, और इन सबको ऐड करने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देंगे और उसमें से सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने के बाद जो आएगा वो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आएगा. इट मीन्स इट comprises प्राइम कॉस्ट and in addition works or factory overheads which include cost of indirect material, indirect labor and indirect expenses of factory. The cost is also known as work cost, production or manufacturing cost.
These expenses are done for operating and controlling the functions of factory. It is why these are called as factory overhead. The expenses जैसे कि rent and insurance, salary of the employee, indirect material, depreciation of factory building. Student, नेक्स्ट आता है आपका वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट में यदि हम ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, जैसे कि फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एवं एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरहेड्स हैं उनको जोड़ देने से ऑफिस कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे ऑफिस ऑन कॉस्ट, द percentage may be based on factory cost or work cost. Office salaries, bonus, provident fund, etc. Office rent, depreciation on office, building and furniture. Repairs to office, premises, machinery, etc. Office lighting और जनरेटर, जनरल एक्सपेंसेस एक्टर, इनको ऐड कर देते हैं यदि फैक्ट्री कॉस्ट में, तो इससे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स कॉस्ट यानी ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड द फैक्ट्री कॉस्ट एज वेल एज ऑफिस ओवरहेड्स. इट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अंडर office and administration expenses, all those expenses are included which are related to the management of office, administration, finance and other arrangements. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय एंड मैनेजर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस, यानी ऑफिस के रिगार्डिंग जितने भी खर्चे हैं, जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी, postage and telegram expenses, electricity of office, counting office expenses, director's fees, बैंक चार्जेस, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, ये सब के सब ऑफिस एक्सपेंसेस में आएंगे और वर्क कॉस्ट में ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट इसके बाद स्टूडेंट ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को जोड़ देने से टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे इफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड इन ऑफिस कॉस्ट, इट इज़ कॉल्ड द टोटल कॉस्ट. सेलिंग ओवरहेड्स इंक्लूड द कॉस्ट इनकर्ड इन promoting sales and retaining customers. On the other hand, distribution overheads include the cost incurred on goods made available to the customers. Hence, selling and distribution overheads include the cost of maintaining and creating demand of product. स्टूडेंट ऑफिस कॉस्ट में टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए जैसे सैलरीज एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, एक्सपेंसेस ऑफ demonstration and showroom, advertisement expenses, expenses relating to the management of branches, legal expenses, carriage और transport of goods sold और गोडाउन expenses इनको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट यदि हम टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करने के बाद इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस कर देते हैं, इसके बाद फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज एडेड and closing stock of finished goods is subtracted from the cost of production.
यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। यानी बेचे गए माल की कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में निर्मित माल का एक तरीके से ये ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे और इसके क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उसको माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बेचे गए माल की कॉस्ट में विक्रय यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं ऐड करने पर विक्रय लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय एडिंग द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी ऑब्टेन द कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में यदि प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं जो भी जितना परसेंटेज में भी आइदर बेस्ड ऑन सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो परसेंटेज जिस हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसको यदि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे तो उससे सेलिंग प्राइस आ जाता है। यानी सेलिंग प्राइस बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस। इफ देयर इज ए लॉस देन इट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सेल्स। स्टूडेंट ये इसके कुछ पूरा ये फॉर्मेट था स्टूडेंट। इस फॉर्मेट के आधार पर ही आगे क्वेश्चंस होंगे जिनसे हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।